मुबारक हो मैडम, बेटा हुआ है। नर्स ने कोमल से कहा। यह सुनकर कोमल ने चैन की सांस ली। उसको बेहद डर था कि कहीं दुर्भाग्य से बेटी पैदा हुई तो पति के परिवार की नज़रों में उसका दर्जा गिर जाता। इसके दो कारण थे। पहला था कि लाखों और लोगों की तरह उसके सास ससुर के सिर पर अपने वंश को आगे बढ़ाने का भूत सवार था। दूसरा, कोमल से पहले घर में आने वाली बहू, उसके जेठ की पत्नी ने बेटा पैदा किया था। जल्द ही सारे खानदान में बेटा पैदा होने का शुभ समाचार फैल गया। सबसे पहले कोमल के सास ससुर अस्पताल पहुंचे। उसे बधाई देने के बाद उसके ससुर ने कहा, मुझे जैसे ही समाचार मिला मैंने यश को जर्मनी फोन कर दिया। वह बेहद खुश था। यश उसका बेटा और कोमल का पति था। वह उस समय कारोबार के सिलसिले में यूरोप का दौरा कर रहा था। उसके सास ससुर के आने के कुछ ही देर पश्चात एक के बाद एक दोस्त और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। साथ में फूलों के गुलदस्ते, मिठाई, बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लाए। पर अस्पताल उच्च श्रेणी का था। उसके नियम बहुत कड़े थे। कोमल के सास ससुर के अलावा एक समय पर केवल 2 लोग ही उस कमरे में जा सकते थे और जितने तोहफे और फूल वगैरह आए थे उन सबको अलग एक छोटे कमरे में रखवा दिया। कमरे का ताला लगाकर चाबी कोमल की सास को पकड़ा दी गई। 2 दिन बाद कोमल अपने बेटे को लेकर घर आई। यश भी उसी शाम को जर्मनी से लौटा। फिर कई दिनों तक बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाया गया। कोमल के ससुराल का घर बहुत बड़ा था, पर उसके ससुर को लगा कि एक ही दिन सारे रिश्तेदारों और सबके दोस्तों को बुलाना तो मेले की भीड़ की तरह होगा। किसी से खुलकर बातचीत भी ना हो सकेगी। इसलिए हर दूसरे दिन पार्टी रखी गई। एक दिन उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया। 2 दिन बाद ससुर के व्यापारी मित्र आए थे। उसके बाद कोमल की सास की सहेलियां पार्टी में आईं। तब आया वह दिन जब यश और कोमल के मित्रगण खुशी मनाने आए। कोमल के बेटे के नामकरण पर बच्चे के दादाजी ने उसका नाम महावीर रखा। धीरे धीरे महावीर बड़ा हुआ। पढ़ाई में काफी तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर आता था। पर बचपन से ही वह काफी अड़ियल स्वभाव का था और अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही काम करता था। 10वीं पास करने के बाद जब वह 11वीं में जा रहा था तो उसके पिता यश ने चाहा कि वह कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़े ताकि आगे जाकर कॉलेज में वह सीए या एमबीए कर सके और डिग्री हासिल करने के बाद महावीर उनके कपड़ों के निर्यात के कारोबार में उनका साथ दे। पर महावीर के कुछ और ही इरादे थे। वह एक शानदार 5 स्टार होटल खोलना चाहता था। इस कारण उसने 11वीं कक्षा में होम साइंस लिया और 12वीं करने के बाद वह होटल मैनेजमेंट में चला गया। लगभग 3 साल हो गए तब महावीर की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। एक शाम जब वह घर आया तो बहुत प्रसन्न लग रहा था। मम्मी पापा, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या तुम अपने सालाना इम्तिहान में अव्वल नंबर लाए हो क्या? कोमल ने पूछा। नहीं मम्मी, यह इम्तिहान में नंबर जैसी छोटी चीज की बात नहीं है, उसके बेटे ने जवाब दिया। यह मेरे जीवन और भविष्य के बारे में बात है। अब हमें और लटका कर मत रखो। यश बोला। बता ही दो, क्या बात है? तो सुनिए, महावीर ने कहा। मैंने शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। मैंने उससे बात भी कर ली है और उसको यह रिश्ता मंजूर है। यश और कोमल को जोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक दोनों कुछ बोल नहीं सके। फिर बड़ी मुश्किल से यश की आवाज निकली। यह क्या कह रहे हो बेटा? तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा, मैं आप लोगों के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महावीर ने जवाब दिया। यह लड़की कौन है? उसका बाप क्या करता है? क्या वह हमारी तरह राजपूत खानदान की है? सवाल पर सवाल महावीर की तरफ फेंके गए। उस लड़की का नाम पूनम है। वह मेरे साथ होटल मैनेजमेंट सीख रही है। उसका पिता एक ऑटो रिक्शा चलाता है। उसकी जात और खानदान के बारे में मैंने कभी पूछा ही नहीं। शायद वह दलित है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? महावीर का जवाब सुनते ही यश आग बबूला हो गया। क्या यश राठौर जैसे करोड़पति का इकलौता बेटा एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी के साथ शादी करेगा? वे गुस्सेले स्वर में चिल्लाए। क्या एक राठौर खानदान का सुपुत्र एक दलित लड़की से रिश्ता जोड़ेगा? यह मैं कभी होने नहीं दूंगा। सारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हम पर हंसेंगे। स्वर्ग में हमारे पुरखों की शांति भंग हो जाएगी। तुम यह शादी नहीं कर सकते हो।
कहकर यश पैर पटकता हुआ उस कमरे से चला गया। बेटा, तुम यह बहुत गलत काम कर रहे हो। उस दलित लड़की का ख्याल छोड़ दो, कहकर कोमल भी कमरा छोड़कर चली गई। महावीर की बचपन की पुरानी आदत अब भी थी कि वह अपने मन की मर्जी करता था, चाहे उसके माता पिता कुछ भी कहें। उसे और पूनम को एक 5 स्टार होटल में नौकरी का बुलावा मिल चुका था, जिसके बारे में उसने डर के मारे अपने माता पिता को नहीं बताया था। पूनम ने तो प्रस्ताव मिलते ही होटल को हाँ कह दिया था। उस दिन माता पिता के विचारों को सुनने के बाद महावीर ने तय किया कि वह भी उसी होटल की नौकरी स्वीकार कर लेगा। फिर जल्दी ही वह एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेगा। अगला कदम भी उसके विचारों में था कि वह तब पूनम से कोर्ट में शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएगा। पूनम को महावीर की योजना सही लगी, पर वह पहले अपने पिता से अनुमति लेना चाहती थी। जब पूनम के पिता को पता चला कि उसकी बेटी किसी से शादी करने जा रही है, तो शुरू शुरू में वह तो डर गया। उसे पता था कि यश राठौर बड़ा आदमी है और उसकी जान पहचान शहर के वरिष्ठ पुलिस अफसरों से थी। वह चाहते तो उसका लाइसेंस जब्त करवा सकते थे या उसे किसी बहाने जेल भिजवा सकते थे, पर महावीर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका पिता गुस्सैल जरूर था और उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन महावीर सब स्थिति संभाल लेगा। मुश्किल से पूनम के पिता शादी के लिए राजी हो गए। पहले दिन के झगड़े के बाद महावीर ने अपने पिता के सामने अपनी शादी की बात कभी नहीं उठाई और न ही अपनी मां को कुछ बताया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूनम और महावीर की नौकरी लग गई। अपनी योजना के अनुसार दोनों ने कोर्ट में नोटिस दे दिया कि वह शादी करना चाहते हैं। फिर उन्हें शादी की तारीख मिल गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लगभग 1 सप्ताह बाद अदालत के ही एक मुलाजिम ने कुछ पैसे ऐंठने की नीयत से कोमल का नंबर पता कर उसको फोन किया और बता दिया कि उसका बेटा कोर्ट में शादी करने जा रहा है। महावीर की होने वाली शादी की खबर सुनते ही कोमल के होश उड़ गए। वह जानती थी कि उसके पति यश बेटे महावीर से पहले ही नाराज थे, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह एक होटल में नौकरी कर रहा था। इसके बाद अगर वह यह सुनेंगे कि उनका बेटा एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की लड़की से शादी कर रहा है, तो वह गुस्से में आकर महावीर को अपनी जायदाद से वंचित कर सकते थे। कोमल किसी हालत में यह नहीं सह सकती थी। आखिर महावीर उसका इकलौता बेटा था। कोमल सोचने लगी कि वह क्या करे ताकि महावीर और पूनम अलग हो जाएं। वह चाहती थी कि उसका कारगर उपाय कुछ ऐसा हो कि वह दोनों खुद ही इस शादी के बंधन में बंधने से पहले अलग हो जाएं। धीरे धीरे कोमल के दिमाग में एक उपाय आया। वह यश को इस उपाय में शामिल नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि यश का गुस्सा महावीर को सुधारने के बजाय और भी भड़क जाए। अक्सर अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में यश विदेशों के लंबे टूर पर जाते थे। एक ऐसे ही अवसर पर कोमल ने महावीर को फोन किया और कहा, बेटे, तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। कल शाम को चाय पर घर आकर मुझसे कुछ देर बातें कर लो। तुम्हारे पिताजी इस समय हिंदुस्तान से बाहर हैं, इसलिए जिस लड़की से तुम शादी करने की बात कर रहे थे उसको भी साथ ले आओ। कम से कम मैं अपने बेटे की पसंद से मिल तो लूं। वह मान गया कि कल शाम को पूनम को साथ लेकर आएगा। अगले दिन सुबह अपनी योजना के अनुसार कोमल बाजार गई। ड्राइवर को कार पार्किंग में छोड़कर वह खरीदारी करने पैदल निकल गई, ताकि किसी को कोई शक न हो कि वह असल में क्या लेने आई थी। उसने एक जोड़ी चप्पल, कुछ रुमाल और एक पर्स खरीदा। फिर अपने मन में उठ रही योजना को पूरा करने के विचार से एक चीज खरीदी, चूहे मारने की दवा। शाम को कहने के मुताबिक महावीर और पूनम उससे मिलने आए। कोमल ने उनसे काफी बातचीत की। उसने पूनम की प्रशंसा की और उससे मिलकर बहुत खुश होने का नाटक भी रचा। फिर नौकर से चाय मंगाई। जब चाय आई तो कोमल ने उसे अलग टेबल पर रखने को कहा और खुद उठी चाय बनाने के लिए। कोमल जानती थी कि उसकी खरीदी हुई दवा चूहों का खून पतला करके उनको मारती थी। यदि किसी इंसान को चूहे मारने वाली दवा काफी मात्रा में दे दी जाए तो उसका खून इतना पतला हो जाता है कि उसकी मौत निश्चित थी, पर मौत आने में कुछ घंटे लगते थे। कोमल ने एक प्याले में चाय डाली, अपनी लाई हुई दवा की 4 चुटकियां डाल दी, फिर दूध और चीनी मिलाकर प्याला पूनम के सामने रख दिया। वह दूसरे प्याले में चाय डाल ही रही थी कि दूसरे कमरे में फोन बजा। मैं अभी आती हूँ कहकर वह दूसरे कमरे में फोन सुनने चली गई।
पूनम ने अपनी चाय का प्याला महावीर को पकड़ाया और उठकर अपने लिए एक और प्याला बनाया। कोमल को आने में देर लग रही थी तो दोनों ने अपनी अपनी चाय पीनी शुरू कर दी। कोमल वापस आई तो देरी के लिए माफी मांगी और अपने लिए चाय बनाकर पीने लगी। उसने सोचा कि पूनम ने महावीर के लिए चाय बना दी होगी। चाय खत्म होने के बाद पूनम और महावीर अपने अपने घर जाने की इजाजत मांगी और निकल पड़े। कोमल के मन में विचार उठा कि जल्दी ही उसका बेटा आजाद हो जाएगा। आकाश की तरफ उसने निगाहें उठाई तो देखा कि बादल घिर रहे थे, पर लगता था कि अभी वर्षा शुरू होने में समय लगेगा। रात हो गई। कोमल खाना खाने बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजी। फोन पर पूनम थी। उसने कहा कि वह अस्पताल से बोल रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी और लगता था कि वह किसी भी क्षण रोने लगेगी। उसने बताया कि जब वह और महावीर कोमल को छोड़कर निकले तो वह दोनों काफी देर तक शहर के एक बड़े पार्क में घूम रहे थे, गप्पे भी हाँक रहे थे और भविष्य के लिए योजनाएं भी बना रहे थे। अचानक महावीर की तबीयत खराब हो गई। पूनम उसे टैक्सी में अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने कहा कि लगता था कि महावीर ने किसी किस्म का जहर खाया था, उसका बचना मुश्किल था। यह सब सुनकर कोमल को जोर का झटका लगा। यह क्या अनर्थ हो गया था। उसने सोचा भी न था कि जो जाल उसने पूनम के लिए फैलाया था उस जाल में उसी का बेटा फंस गया। उसने तुरंत ड्राइवर को बुलवाया और अपनी कार से अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और जल्दी ही घनघोर वर्षा होने लगी। उस समय सड़कें वाहनों से खचाखच भरी हुई थी। लंबे लंबे ट्रैफिक लगे थे। वर्षा के कारण जाम और जटिल हुए जा रहे थे। कोमल का मोबाइल उसके पर्स में था। रास्ते में उसका फोन 2-3 बार बजा, पर बाहर के शोर के कारण कोमल ने नहीं सुना। कोमल को अस्पताल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। वहां उसे पूनम मिली। वह रो रही थी। माँ जी, महावीर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, सिसकियों के बीच में उसने कहा। कोमल वहीं पास के एक बेंच पर बैठ गई। उसे लगा कि उसने अपने सपनों को स्वयं ध्वस्त कर दिया। वह क्या करना चाह रही थी, पर जाने क्यों मामला उलट गया। बड़ी हिम्मत करके उसने यश को फोन लगाया। कोमल की बात सुनकर उसका भी दिल बैठ गया। उसने कहा कि वह अगली फ्लाइट से वापस आ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर महावीर के शव का पोस्टमार्टम करना चाहते थे, पर कोमल ने मना कर दिया। वहां के बड़े डॉक्टर उसके पति यश को जानते थे। कोमल के दबाव में आकर मौत का कारण उन्होंने दिल का दौरा लिख दिया। आखिर वह बड़े उद्योगपति की बीवी होने के अलावा मृतक की मां भी थी। कोमल आज बरसात की सुबह खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी। महावीर को मरे हुए 7 साल हो गए थे। उसने महावीर का पोस्टमार्टम रुकवाकर शायद अपने आप को कई साल कानून के कारागार में कैद होने से बचा लिया था। उसने यश को भी सच्चाई नहीं बताई थी, पर उसे अपने मन, ख्यालात और आत्मा की कैद से कौन बचा सकता है। आत्मग्लानि ने तो उसे आजीवन कैद की सजा सुना दी थी। क्या किसी का पैसा, स्टेटस और जाति किसी के जान से भी ऊपर हो सकता है?